क्या आप लोगों को मेरे हाथ में कुछ नजर आ रहा है? ये क्या है? एक सामान्य कांच का टुकड़ा या फिर कुछ और? ये वो स्पेशल चीज है, वो जादुई चीज है जो मैजिशियन भी नहीं कर सकते। जादूगर लोग भी जो काम नहीं कर सकते वो ये कांच का टुकड़ा कर सकता है। इसे बेटा प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। इस पर जब भी व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये उसको 7 रंगों में बांट देता है। हाँ, वही व्हाइट लाइट जिसके द्वारा आप चीजों को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, वही व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये कांच का टुकड़ा जो है उसको 7 रंगों में तोड़ देता है जिससे मिलके वो बनी होती है। आप लोगों ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, जो बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है आसमान में 7 रंगों का, वो प्रिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये कांच का टुकड़ा प्रिज्म है बेटा। ये कुछ स्पेशल है, बाकी कांचों की तरह नहीं है। जो नॉर्मल कांच होते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, ये वैसा नहीं दिखता। इसमें कुछ आपको इस साइड से दिख रहा होगा एक ट्राइंगल, इसके जस्ट पीछे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, और अगर साइड में हम लोग देखें तो ये रेक्टेंगल शेप का होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। तो इसमें बेटा 2 ट्राइंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं। 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस देखने को मिलते हैं। ये कांच का बना हो सकता है या प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है। कांच से बन सकता है या प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है, जिसमें 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगुलर ये ग्लास स्लैब देखने को मिलती हैं। रेक्टेंगुलर 3 पार्ट दिख रहे हैं, 3 फेसेस ये दिख रहे हैं। ये कुछ एंगल पे बने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल है। हर प्रिज्म का बना होता है, एक फिक्स एंगल बना होता है जिसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। एक ग्लास स्लैब है, मोटी सी आपको कांच की एक सीट मिल जाए, उससे आप लाइट डालोगे तो वो 7 रंगों में नहीं बढ़ती। लेकिन अगर प्रिज्म पे आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ एंगल्स पे इसके ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले जो पार्ट होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के जो दिख रहे हैं, वो कुछ स्पेसिफिक एंगल पर बने होते हैं, जिसको जहां से रिफ्रैक्शन होना, लाइट आप इस रेक्टेंगुलर पार्ट में डालते हैं और दूसरी साइड से लाइट रिफ्रैक्ट होके निकलती है और 7 कलर में बढ़ जाती है। आज हम लोगों को इसी प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज इस प्रिज्म के रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। देखते हैं प्रिज्म के बारे में। बेटा प्रिज्म जो है ये मैंने कुछ इसका फिगर बना दिया। आपने अभी प्रिज्म को देखा, जो साइड से रेक्टेंगल शेप का और आगे पीछे से ट्राइंगल शेप का दिखाई देता है। जो प्रिज्म होता है वो कैसा है बेटा? ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का, और ये इसमें कितने हैं? 2 ट्राइंगल दिखते हैं, 2 त्रिभुज देखने को मिलते हैं और 3 रेक्टेंगल शेप देखने को मिलते हैं। 3 रेक्टेंगल है, इसलिए इसका नाम ट्राइंगुलर प्रिज्म भी होता है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? ट्राइंगुलर प्रिज्म बोल देते हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं। दोनों नाम इसी के हैं। इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन मतलब अगर आप लाइट रे को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से डालते हैं तो वो कुछ बेंड हो जाती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन। तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा जहां से लाइट रे डालनी होती है वो है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगल सरफेस जो होता है उस पे आप लाइट रे डालते हैं, जहां से प्रिज्म जो रहता है वो लाइट को बेंड करने का काम करता है, रिफ्रैक्शन कराता है। तो इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो 2 सरफेस से होगा। एक रेक्टेंगल से लाइट जाएगी और दूसरे से निकलेगी। यहां पर 2 जगह पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आपका ये प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ या प्लास्टिक से बना हुआ एक सब्सटेंस मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये कुछ एंगल पे इसके जो सरफेस होते हैं वो लगे रहते हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं। ट्राइंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म रहता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम
प्रिज्म रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक कलर की, आप कोई भी सिंगल कलर की लाइट डालेंगे, क्योंकि अगर आप व्हाइट लाइट डालते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो व्हाइट लाइट नहीं डालनी अभी, सिंपल सा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाल के देखेंगे क्या होता है, जरा देखते हैं। जैसे एक मैंने कोई सिंगल लाइट रे है उसको इंसिडेंट कराया है, सिंगल लाइट रे को यहां पर इंसिडेंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सही से बना दें, थोड़ा सा एंगल पे निकालते हैं। ये इस प्रकार से मोनोक्रोमेटिक लाइट रे यहां पर एक प्रिज्म के हिस्से पे पड़ी, जब पड़ती है तो ये नीचे टुवर्ड्स बेस, ये जो बेस होता है इसी के साइड पे ही बेंड होती है, हमेशा इधर पे बेंड होगी और इससे इधर पर कुछ इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये आपकी जो है वो इंसिडेंट रे है। क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। और ये जो निकली है प्रिज्म से ये हो जाएगी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण हो जाती है। कैसी हो जाती है? निर्गत किरण हो जाती है। और बीच में यहां पे क्या देखने को मिलता है बेटा? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जरा देखते हैं, यहां पर अगर हम नॉर्मल डालें बेटा, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ता है। कैसे पड़ता है? परपेंडिकुलर। एक यहां पे नॉर्मल डाल दीजिए इधर पर, ये नॉर्मल यहां पर बन गए, ये इसके नॉर्मल दिख रहे हैं। जब भी लाइट रे नॉर्मल से इंसिडेंट होती है तो ये इंसिडेंट एंगल बनेगा एंगल आई, और ये वाला जो बनेगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा एंगल आर, और ये भी एंगल आर ही रहेगा। और ये जब बाहर निकली है यहां से लाइट रे तो इधर पे ये बनेगा एंगल ई। कौन सा बनता है बेटा? एंगल ई बनता है, इमर्जेंट एंगल बनता है। एंगल आई इंसिडेंट एंगल है, एंगल ई इमर्जेंट एंगल है, और एंगल आर जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है। कौन सा है? यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ था ना, तो इसको लिख देते हैं इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट रे इंसिडेंट करती है। और एंगल आई जो होता है वो इमर्जेंट एंगल होता है, इमर्जेंट एंगल है जो इमर्जेंट रे नॉर्मल से बनाती है, इमर्जेंट एंगल है। और ये कौन सा है? रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एंगल है। एंगल आर जो होता है रिफ्रैक्टिव एंगल देखने को मिलता है। जब लाइट रे इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई है तो इधर पे निकल गई। एक्चुअली में अगर सीधी, अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रे कैसी जाती बेटा? लाइट रे ये सीधा निकलने की कोशिश करती, लाइट रे ऐसे आई थी, ये ऐसे ही निकलने की कोशिश करती, जो इसका नॉर्मल पाथ होता ये नॉर्मल पाथ इसका बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इधर पे बेंड हो गई है। तो यहां पे कुछ एंगल पे बेंड हुई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला जो पार्ट पूरा दिख रहा है ये इतना डेविएट हो गई है, जो आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इसको इस प्रकार से साइन से दिखाया जाता है, डी भी बना सकते हो। यहां पे ये लिख देते हैं, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। लैम्डा, डेल्टा ऐसे टर्म इसका यूज किया जाता है, डेल्टा ही बोल देते हैं। ये आपका क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिल रहा है, इसको कैपिटल डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल रहेगा, जितने पाथ से वो डेविएट हुई है, अपने पाथ से विचलित हुई है, तो वो विचलन कोण हो गया। इस प्रकार से एंगल ऑफ डेविएशन दिखाया गया। ये हर एक लाइट रे के लिए अलग अलग होगा। रेड लाइट रे डालोगे तो अलग आएगा, ग्रीन डालोगे तो अलग आएगा, आपका ऑरेंज वाली लाइट रे डालेंगे तो अलग प्रकार का एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। तो ये रिफ्रैक्शन है मोनोक्रोमेटिक लाइट है। किसका है बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट जब प्रिज्म पे डाली जाएगी तो वो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल रहेगा। और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, दो प्रिज्म के बीच का, दो रेक्टेंगुलर ये स्लैब थी, इनके बीच का जो ये एंगल होता है इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ए जो बना है इसको क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये भी फिक्स होता है, सभी प्रिज्म जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके अनुसार ही अपना एंगल एक फिक्स लेके आते हैं, इतने पे हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है।
तो ये अलग अलग देखने को मिलता है। ए से डिनोट करते हैं प्रिज्म एंगल को। किसको डिनोट करेंगे बेटा? प्रिज्म एंगल को। समझे? मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब भी आप इंसिडेंट कराएंगे तो हमेशा बेस की साइड पर ही वो डेविएट होती है, इस प्रकार से निकल जाएगी। इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे है, और इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं। इसमें एन जो है, एन डिनोट कर रहा है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हर एक जो भी चीज बनती है, जैसे प्रिज्म है, ग्लास है, कुछ भी, उन सबका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो लाइट रे को बेंड करने का काम करता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही लाइट रे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल साइड पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको प्रिज्म दे रखा हो तो n इक्वल टू साइन a प्लस लैम्डा एम अपॉन 2 साइन a बाई 2। ये आप रखोगे, a प्रिज्म एंगल है, ये डेविएशन एंगल है, अपॉन में 2 करोगे, साइन की वैल्यू रख देनी है, और साइन a बाई 2 मतलब प्रिज्म का आधा एंगल कर दोगे तब भी आ जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है? a प्लस लैम्डा एम बाई 2। r बराबर a बाई 2। I क्या है? इंसिडेंट एंगल। r क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल देखने को मिलता है। तो कुछ पहले सवाल आते थे इस पे, अब आने बंद हो गए हैं, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। n इक्वल टू साइन a प्लस लैम्डा एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। इंसिडेंट एंगल कैसे निकाल सकते हैं? जब प्रिज्म दे रखो a प्लस लैम्डा एम बाई 2, r इक्वल टू a बाई 2। इस प्रकार से आप एंगल्स को निकाल सकते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए था। लेकिन जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो क्या होता है, जरा इस पे देखते हैं। तो वो जो होता है, लाइट रे सब अलग अलग डेविएट होंगे, क्योंकि सबका डेविएशन एंगल अलग अलग होता है, तो सब अलग अलग बढ़ जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी को डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बोला है। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब है स्प्लिटिंग। क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जिससे मिलकर बनी होती है उसी में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, तो उसको ही क्या कह देते हैं? डिस्पर्सन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? डिस्पर्सन कह देंगे। जैसे इधर पे देखो, ये निकाल देते हैं। एक मान लो ये व्हाइट लाइट है, क्या है बेटा? ये जो डाली है प्रिज्म पर, ये आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। या फिर आप प्रिज्म लो और उसको खिड़की पर रख दो, एक साइड से सन की लाइट आएगी ना, तो वो दूसरी साइड पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इंद्रधनुष टाइप का, सारे कलर्स डेविएट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है? तो व्हाइट लाइट जब भी इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार से लाइट बढ़ जाती है, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, और नीचे सबसे जाती है वायलेट वाली। सबसे ज्यादा डेविएशन जिसका होता है वह आपकी वायलेट वाली, विबग्योर से नोट करते हैं। जब भी कभी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म पर गिरती है, जैसे व्हाइट लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई है, तो ये डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है कलर्स में, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है, और वो 7 कलर्स सभी की स्पीड अलग अलग होगी, वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो जब भी प्रिज्म पड़ेगी, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो अलग अलग टूट जाती है। सबसे नीचे वायलेट रहेगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड देखने को मिलता है। यहां पर ऊपर साइड पे इस प्रकार से रेड, सबसे ऊपर रहेगा रेड वाला, और बीच में इस प्रकार से रहते हैं। विबग्योर बनता है। क्या बनता है बेटा? विबग्योर दिख रहा है। वी से क्या है? ये रेड से, ये हो गया आर से रेड, ओ से ऑरेंज देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, और वी से वायलेट कलर। सबसे नीचे कौन सा रहेगा? वायलेट कलर रहता है, और सबसे ऊपर कौन सा रहता है बेटा? रेड वाला कलर देखने को मिलता है। ये स्प्लिटिंग हो जाती है कलर की। अब ये बात उठती है कि ये रेड कलर सबसे ऊपर क्यों दिख रहा है और वायलेट सबसे नीचे क्यों दिख रहा है? सबसे इसके अलग अलग रीजन है, लेकिन पहले स्पीड पे बात करते हैं। जब स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है, लेकिन जब भी वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है तो कम हो जाएगी। जैसे ये प्रिज्म ऑप्टिकली डेंसर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए इसमें इसकी स्पीड कम होगी। और अगर सबकी स्पीड देखें इन 7 कलर की, तो सबसे कम स्पीड जो होती है वो है
वायलेट की, वायलेट कलर की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। स्पीड जिसकी कम, जैसे आप ही समझो कि आराम से आप चल रहे हो और किसी ने बोला लेफ्ट मुड़ना है, तो आराम से तुम लेफ्ट या राइट मुड़ सकते हो आसानी से। लेकिन आप तेज दौड़ रहे हो, बहुत ज्यादा स्पीड है, और अचानक से कोई बोल दे कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, उतना जल्दी मुड़ नहीं पाओगे। तो वो रेड की स्पीड है, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे कम देखने को मिलता है। समझे? एक पॉइंट ये आप नोट कीजिए। दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, मुड़ेगा सबसे ज्यादा, बेंड वही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वायलेट के लिए मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है, इसलिए उसका डेविएशन भी सबसे ज्यादा है, डेविएशन भी ज्यादा है। और रेड के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसका डेविएशन जो है, उसका डेविएशन जो दिख रहा है वो सबसे कम देखने को मिलता है, इसलिए वो कम बेंड होती है। समझे? दो रीजन ये हो गए। और तीसरा बोल सकते हैं इसकी वेवलेंथ पर, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम मुड़ता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऊपर साइड पे, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जरा, वेवलेंथ। तो ये रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका डेविएशन जो है कम है। और वायलेट के लिए वेवलेंथ जो रहती है वो कम होती है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समझे? तो ये तीन रीजन बताए जाते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म क्यों हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्यों हो रहा है। पहला, स्पीड, वायलेट की स्पीड सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है, नीचे तक चला जाएगा। और रेड की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए वो कम बेंड हो पाता है, उसका डेविएशन कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए डेविएशन उसका ज्यादा है। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए उसका डेविएशन भी कम होता है। लास्ट, वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ अलग अलग रहती है। रेड वाले की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका डेविएशन कम है, और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था सन 60, मतलब इसका ईयर लगभग 1665 या 1666 के आसपास न्यूटन ने डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक डिस्क लीजिए जिसमें इक्वल मीडियम में 7 कलर्स रखिए, यही विबग्योर, यही अरेंज करना बिल्कुल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सबका पार्टीशन सेम करना, सब में कलर भर देना। और उस डिस्क को जब आप तेजी से घुमाते हैं तो आपको व्हाइट दिखती है, सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं। यही व्हाइट लाइट को दिखाता है कि जो 7 कलर्स हैं वो व्हाइट लाइट बनाते हैं। न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि जब आप व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू डालते हैं तो वो 7 कलर्स में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन आप वैसा ही एक सेम प्रिज्म उल्टा करके जब रख देते हैं तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो जाएगा। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है ना, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बढ़ रही थी, वहां पे मिलके फिर एक लाइट ही बन जाती है। इसको जरा इसी में बना के दिखा देते हैं कि आपका यहाँ पे तो दिख रहा है स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे हम दूसरा एक प्रिज्म रख देते हैं, दूसरा एक प्रिज्म रख देंगे जिसको रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे एक प्रिज्म ये रखा है, इसका सेम टू सेम प्रिज्म उल्टा करके यहां पर आपने रख दिया। सेम प्रिज्म होना चाहिए। सेम प्रिज्म जब रखा है आपने तो क्या देखने को मिलेगा? ये लाइट यहां पे पड़ेगी और यहां पे आगे चली जाएगी, और यहां पे इसको देखते हैं वायलेट वाली, वायलेट वाली का डेविएशन सबसे ज्यादा है, तो ये भी बेंड करती हुई आगे इधर पे मिलेगी, और ये कॉमन फिर से एक लाइट बन जाएगी रिकंबाइन करके। व्हाइट लाइट जो यहां पे हम सीट पे देख सकते हैं, व्हाइट लाइट
कोई स्क्रीन लगा दो, यहां पे आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलेगी। समझे? ये आपका रिकॉम्बिनेशन को दिखाता, किसको दिखाता बेटा? रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। एक पहला प्रिज्म रखा जिसने क्या किया है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? स्प्लिट कर दिया। और न्यूटन साहब ने क्या किया, दूसरा एक और प्रिज्म रखा उल्टा, तो जो स्प्लिट हुई थी लाइट रे वो मिलके फिर से व्हाइट लाइट ही बना दी। जैसे यहां से व्हाइट लाइट गई थी, यहां पे फिर से क्या दिख रहा है, व्हाइट लाइट ही दिख रहा है। इसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बाय न्यूटन 1665 में इन्होंने परफॉर्म किया था। बता दिया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। समझे बेटा? इसके बाद नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग इसके जो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट है, इसका यूज क्या है या फिर इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे रेनबो फॉर्मेशन वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।